वेलकम टू गो लीगल। हम बीएसए की रिवीजन कर रहे हैं, है ना। और एडमिशन से पहले तक हमारा हो गया, इसके बाद का आज से हम शुरू करेंगे। सेक्शन 15 कह रहा है एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच सजेस्ट एन इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। बस ये याद रखना आपको, जो सजेस्ट करता है एनी इन्फरेंस एज टू फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट विच इज़ मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन अंडर द सर्कमस्टेंसेज हेयर इन मेंशन। किन्होंने, जो सेक्शन 16 में दिए गए हैं, उन लोगों में से किसी ने अगर वो स्टेटमेंट दी है तो एडमिशन की जो डेफिनेशन है वो रेलेवेंट है। ठीक है, मतलब एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, मैंने ऐसे बोला है, तो उसे याद रखना। कहाँ डिफाइन है? अच्छा, क्वेश्चन आता है क्या एडमिशन डिफाइन है? एडमिशन डिफाइन है सेक्शन 15 में। पहले क्या था? सेक्शन 17 था। और क्या कन्फेशन डिफाइन है? आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बिफोर हैंड बता रही हूँ। सेक्शन 16 कह रहा है स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टी टू द प्रोसीडिंग। नंबर 1 क्वेश्चन अगर आए, एडमिशन कौन कौन कर सकता है? एक सेकेंड। तो नंबर 1 बाय द पार्टी टू प्रोसीडिंग, सेकेंड है बाय द एजेंट और एनी सच पार्टी whom the court regard under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized। बस यहाँ पे थर्ड जो है पर्सन ऑथोराइज्ड। ठीक है, 3 चीज़ें याद रखनी है, पार्टी टू प्रोसीडिंग, बाय द एजेंट और पर्सन ऑथोराइज्ड। मेंस के लिए भी बता रही हूँ मैं आपको ये। एडमिशन बाय द पार्टी टू प्रोसीडिंग और एजेंट, ये आपका सेक्शन की हेडिंग है। चले, स्टेटमेंट मेड बाय कौन कौन? पार्टी टू सूट, सुइंग और सूड in representative character are not admissible unless they were made while the party making them held that character। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि are not admissible नहीं है। ठीक है, जब तक कि उन्हें, क्योंकि हमने देखा है ना यहाँ पे पर्सन ऑथोराइज्ड, सही है। तो साफ सीधी बात है, डायरेक्ट आंसर पे जंप नहीं करेंगे, देखेंगे कि लिखा क्या हुआ है। अनलेस दे वर मेड वाइल द पार्टी, अगर अथोराइज हैं तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। सही है, अगर जनरल क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है, क्या वो एडमिशन कर सकता है? नहीं कर सकता, नो। सही है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पेक्यूनियरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग एंड हु मेक्स द स्टेटमेंट इन देयर कैरेक्टर ऑफ द पर्सन सो इंटरेस्टेड और पर्सन फ्रॉम हुम द पार्टी टू इंटरेस्ट हैव डिराइव देयर इंटरेस्ट, जिनसे इंटरेस्ट डिराइव किया गया है, वो एडमिशन माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी कैच है, इफ़ दे वर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, जब तक कि वो इंटरेस्ट है तब तक वो एडमिशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। सही है, तो हमने क्या देखा? पार्टी टू सूट कर सकता है, एजेंट कर सकता है और ऑथोराइज पर्सन कर सकता है बिना किसी कंडीशन के। यहाँ पे नो कंडीशन अप्लाइड। जब कंडीशंस की बात आती है वो कहाँ आती है? रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के केस में आती है, और जहाँ से पर्सन को इंटरेस्ट डिराइव होता है वहाँ पे आती है, और जिसका पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे ये है कि जब तक उनका इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा तब तक वो कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड। सही है। नेक्स्ट है हमारा एडमिशन बाय द पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू सूट, जिसकी पोजीशन हमें प्रूव करनी है। यहाँ पे जो है आपको इलिस्ट्रेशन देखनी चाहिए। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, बी के लिए वो रेंट कलेक्ट करने जा रहा है, ए जा रहा है। ठीक है, फॉर बी, बी सू ए फॉर नॉट कलेक्ट। ये जो है अब इसको सू करता है कि तूने भाई रेंट कलेक्ट क्यों नहीं किया, फ्रॉम सी टू बी। ए डिनाइज दैट रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। अब ए कह रहा है कि भाई सी से कोई रेंट ही नहीं लेना, मैं कहाँ से लूँगा। सही है। स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओज बी रेंट इज एडमिसिबल। अब जो ये सी बंदा है ना, ये कह रहा है कि हाँ रेंट तो लेना है, तो ये चीज़ एडमिसिबल हो जाएगी एंड इज रेलेवेंट फैक्ट अगेंस्ट ए इफ़ ए डिनाइज दैट सी डिड नॉट ओ रेंट टू बी। ठीक है, वो इसे झूठ बोल रहा है, तो सी की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी। बस यही क्वेश्चन, मतलब यही जो है आपका सेक्शन बोल रहा है कि जिसकी पोजीशन और जिसकी लाइबिलिटी, ठीक है, वो क्वेश्चन में है, अगर हम उससे पूछते हैं और वो उसका जो आंसर है वो उसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगी, उसकी स्टेटमेंट प्रूव भी हो जाएगी। अब एक बार सेक्शन देख लेते हैं। स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन हुज पोजीशन एंड लाइबिलिटी इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू सूट, अगेंस्ट एनी पार्टी टू सूट are admissible if such statement would be relevant as against such person in relation to such position और liability। उस liability की यहाँ पे rent जो है वो liability है, उसकी बात हो रही है। in a suit brought by or against them if they were made while the person making them occupy such position or is subject to such liability। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 18। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है प्री में पूछे जा सकती है, और शायद एक बार इसका मेंस में भी क्वेश्चन बना है।
नेक्स्ट है एडमिशन बाय द पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय द पार्टीज, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन, अब इसमें ये है कि ये क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन देखते हैं। क्वेश्चन इज वेदर ए हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड, क्या वो जो हॉर्स है वो साउंड माइंड है या नहीं। ए सेज टू बी गो एंड आस्क, जाके ना सी से पूछ ले तू, अगर सी ने जो बता दिया वो सही होगा। तो सी ने बोला कि वो साउंड माइंड है तो भी वो उसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी, नहीं है तो भी स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी। तो यहाँ पे क्या है, सी की स्टेटमेंट जो है इज एन एडमिशन। स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन टू होम अ पार्टी टू सूट हैज़ एक्सप्रेसली रेफर्ड, क्या इम्प्लाइडली है, नहीं है, एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर द इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू द मैटर इन डिस्प्यूट। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप अपनी मर्जी से जाके किसी सी से पूछ रहे हो तो वो रेलिवेंट नहीं है, एडमिशन नहीं माना जाएगा। मैं आपको कह रही हूँ कि जाके उनसे बात करो या उनसे पूछो, है ना, तो वो रेलिवेंट होगा या एडमिशन माना जाएगा। तो इसलिए एक्सप्रेसली वर्ड यूज़ हुआ है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 19 की, जो बात करता है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम और बाय और ऑन देयर बिहाफ। अब ये जो है मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्री के लिए तो है ही, प्री के लिए जब तक मैं ना कहूँ तब तक चलता रहेगा, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसके जो ये 3 एक्सेप्शंस है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सही है। चलें, एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन, यहाँ क्यों नहीं लिखा मैंने, ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग केसेस। सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि अगर मैं अपने फेवर में कोई बात कर रही हूँ तो नहीं होगा, अगर मैं अपने अगेंस्ट में कोई बात कर रही हूँ तो वो एडमिशन रेलेवेंट होगा, ठीक है। मैं हमेशा अपने फेवर में ही करूँगी ना, कौन इंसान है जो अपने आप को फंसाएगा, ठीक है। तो हम अगर अपने अगेंस्ट में बात कर रहे हैं तो यानी कि देयर मस्ट बी समथिंग कि जिसे हम रेलेवेंट मान सकते हैं। एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज़ इन सच अ नेचर। अब ये कह रहा है ऑन द बिहाफ यानी कि इन द फेवर, ठीक है। कब हो सकता है, इफ़ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड इट वुड बी रेलिवेंट एज बिटवीन द थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 26। फॉर एग्जाम्पल कि मैं डेथ बेड पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ मरी हुई मरने वाली हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा मरने वाली हूँ, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया है, और उस टाइम पे मैं कोई स्टेटमेंट दे रही हूँ। अब जैसे ही मैं मर जाऊँगी तो वो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगी, तो वो रेलेवेंट हो ही जाएगी। पर मैं मरती नहीं हूँ, मैं बच जाती हूँ बाय गॉड्स ग्रेस, तो वो स्टेटमेंट यहाँ रेलेवेंट हो जाएगी कि मरने वाली थी उस टाइम मैंने जो स्टेटमेंट दी थी, भले ही वो मेरे फेवर में थी, ठीक है। सेकंड जो है वो ये बोल रहा है एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड रेलेवेंट और इन इशू मेड at or about the time when such mind or the body exist and is accompanied by the conduct rendering its falsehood improbable। अब ये कह रहे हैं कि देखो मैं ड्रंक हूँ, ठीक है, अच्छी खासी मैंने पी रखी है, मेरे को होश आवास नहीं है, उस टाइम पे मैं अच्छा बोल रही हूँ, बुरा बोल रही हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या बोल रही हूँ, मैं उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में वो चीज़ें कर रही हूँ, तो ऐसा माना जाएगा कि हाँ ये बातें मैंने सही बोली होंगी, सच बोली होंगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है मेरा झूठ बोलना, ठीक है। इम्प्रोबेबल है फॉल्सहुड। अब यहाँ पे है ना, हमेशा इम्पॉसिबल नहीं लिखते, हमेशा इम्प्रोबेबल लिखते हैं, ये चीज़ें याद रखना। जैसे जब हमने प्ली ऑफ एलाबाई पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि इम्प्रोबेबल लिखा हुआ है, तो इम्पॉसिबल नहीं, इम्प्रोबेबल। एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ़ इट इज़ रेलेवेंट अदरवाइज दैन एन एडमिशन, कि वो यहाँ के अलावा भी किसी और सेक्शन में रेलेवेंट है या किसी और प्रोविज़न में रेलेवेंट है या किसी और वे में, ठीक है, रेलेवेंट है। तो जैसे मैं बोल दूँ कि मर्डर के टाइम मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं प्ली ऑफ एलाबाई ले रही हूँ, ठीक है, तो क्या वो रेलेवेंट होगा? ऐसा तो नहीं होगा, मैं अपने फेवर में ही कोई बात बोल रही हूँ, पर क्योंकि वो सेक्शन 6 में भी रेलेवेंट हो जा रहा है इसलिए यहाँ रेलेवेंट होगा, सही है। नेक्स्ट है हमारा इलिस्ट्रेशन। पहला, द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज़ वेदर अ सर्टेन डीड इज़ और इज़ नॉट फोर्स्ड। ए अफर्म्स दैट इट इज़ जेन्युइन, बी दैट इट इज़ फोर्स्ड। ए में भी, अब ए कह रहा है कि जेन्युइन है, बी कह रहा है फोर्स्ड है, तो बी की स्टेटमेंट जो है वो ए के अगेंस्ट रेलेवेंट हो सकती है और ए की बी के, लेकिन दोनों की अपने अपने लिए रेलेवेंट नहीं होगी, सही है। नेक्स्ट है ए द कैप्टन ऑफ द शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे, एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप वॉज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। अब ए प्रोड्यूस अ बुक केप्ट बाय हिम इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस शोइंग ऑब्जर्वेशन एलिज टू हैव बीन टेकन बाय देम हिम from day to day and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove this statement because they would be admissible between the third parties if he were dead under clause B of section 26. सेक्शन 26 का क्लोज बी जब हम पढ़ेंगे ना, तो वो है कि
अगर हम जनरल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब मैं कोई डायरी बना रही हूँ, है ना, मैं उसमें सारी चीज़ें लिख रही हूँ, तो वो एज सच मैं अपने फेवर में तो नहीं लिख रही ना उस चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ हो रही है मैं तो वही लिख रही हूँ, मैं ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके क्या पता मुझे इसकी ज़रूरत पड़े या कुछ भी, है ना, वो XYZ, तो मैं उसके लिए तो नहीं लिख रही, मैं तो अपने लिए लिख रही हूँ, तो इसलिए वो एडमिसिबल हो जाएगी, यानी कि एडमिशन माना जाएगा उस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है, ए इज़ एक्यूज ऑफ क्राइम कमिटेड बाय हिम एट कलकत्ता। कलकत्ता में क्राइम होता है। ही प्रोड्यूस अ लेटर रिटन बाय हिमसेल्फ एंड डेटेड ऑन चेन्नई ऑन दैट डे, कि उस दिन, जिस दिन वो लेटर लिखा, उस दिन उसने लिखा था कि मैं चेन्नई में हूँ और ये डेट है। बियरिंग द चेन्नई पोस्ट मार्क ऑफ द डे, उस दिन का जो पोस्ट मार्क था वो भी उसमें मेंशन था। स्टेटमेंट इन द डेट ऑफ द लेटर इज एडमिसिबल, तो एडमिसिबल भले ही वो उसके फेवर में हो, पर उसने वो एक जनरल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में किया है तो वो रेलेवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। He offers to prove that he refused to sell them below their value. A may prove the statement though they were admissions because they were explanatory of the conduct influenced by the fact in issue. नहीं समझ आया? देखें, मैं कोई चोरी की चीज़ खरीदूंगी तो मैं क्या सोचूंगी, कम पैसे में निकल जाए, पर निकल जाए, है ना, मेरे को चाहे 4 पैसे कम मिल जाए पर ये निकल जाए यहाँ से, ताकि मैं ना फंसूँ आगे। वो कह रहे कि वो बिलो द वैल्यू बेच ही नहीं रहा था, वो कह रहा था कि इसका 500 रुपये है तो तुम्हें 500 ही देना है, यानी कि उसे यकीन था कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है उसका कंडक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। कंडक्ट आपने पढ़ा था ना, कंडक्ट प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, तो इसका प्रीवियस कंडक्ट क्या था कि वो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी पे बेच रहा था, क्योंकि उसने ख़रीदा भी ओरिजिनल वैल्यू पे होगा तो ही वो बेच ओरिजिनल वैल्यू पे रहा है, इसलिए उसका कंडक्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है, A is accused of fraudulently having in his possession counterfeit currency which he knew to be counterfeit. उसे पता है counterfeit है. He offers to prove that he asked a skillful person to examine the currency as he doubted whether it was counterfeit or not. That person did examine it and told him it was genuine. A may prove this fact. अब मेरे पास काउंटरफिट करेंसी है, मैं तो फंसूंगी, ठीक है, और पुलिस मेरी सुनेगी भी क्यों, पर क्योंकि मैंने किसी एक स्किलफुल पर्सन के पास जाके वो चेक कराया था कि यार मुझे डाउट है, एक बार आप चेक कर लो, तो उस बंदे की जो स्टेटमेंट है वो तो रेलेवेंट हो जाएगी, और वो किसके फेवर में, ए के फेवर में है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट है, व्हेन द ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट। बस इतना याद रखना है कि ओरल एडमिशन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट कभी भी रेलेवेंट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि जब हम बेस्ट एविडेंस रूल पढ़ेंगे ना, तो उसमें जब भी कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, डीड, एनीथिंग, तो उसके हमेशा जो कंटेंट है, ठीक है, वो या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसमें भी प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी, कभी भी ओरल एविडेंस से हम उसे प्रूव नहीं करेंगे, सही है। ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलेवेंट, याद रखना, हमेशा प्री में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके एक्सेप्शन भी पूछे जाते हैं, unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence। बस इतना लिखो तुम, ऐसे याद करो इसे, entitled to give secondary evidence number 1 of the content of document under the rules herein contained or unless the genuineness of the document produced is in question। या तो वो डॉक्यूमेंट की भाई ये जेन्युइन है या नहीं, या तो ये क्वेश्चन में हो, या फिर मुझे अलाउ हो कि मैं उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकती हूँ, क्योंकि ओरल एविडेंस जो है उसे हम सेकेंडरी एविडेंस के लिए भी यूज़ करते हैं। जब हम सेकेंडरी एविडेंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे ओरल एविडेंस किस तरीके से सेकेंडरी एविडेंस है। नेक्स्ट है हमारा, इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट इफ इट इज़ मेड ईदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट द एविडेंस ऑफ इट इज़ नॉट टू बी गिवन और अंडर द सर्कमस्टेंसेज फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज अग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। देखो, इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, इसे मैं हटा देती हूँ। 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली तो ये है कि एक्सप्रेस कंडीशन अप्लाई कर दी है, ठीक है, कि भाई देखो ये कंडीशन है और हम इस पर्टिकुलर फैक्ट का एविडेंस नहीं देंगे, पहली चीज़ तो ये। सेकंड है, उन दोनों पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ हो कि एक पर्टिकुलर फैक्ट है, इसका हम एविडेंस नहीं देंगे, तो भले ही वो रेलेवेंट हो पर आप उसका एविडेंस नहीं दे सकते कोर्ट में, सही है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जाम्प्ट एनी एडवोकेट फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 132। बस यहाँ पे कंपल्शन याद रखनी है कि जहाँ कंपेल किया जा सकता है उसे छोड़ के एक्सेप्शन है। एक 22 क्या बोल रहा है, कन्फेशन कोज्ड बाय द इंड्यूसमेंट थ्रेट कोर्जन प्रोमिस व्हेन इररिलेवेंट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब हम इसको कैसे याद करते हैं, हमेशा याद रख लेते हैं कि इंड्यूसमेंट थ्रेट और कोर्जन ख़त्म, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक चीज़ मेंशन है, इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सही है।
A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or coercion. Having reference to the charge against the accused person, proceeding from the person in authority or sufficient in the opinion of the court to give the accused person a ground to which. देखो बस इतना याद रखना है आपको कि अगर इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है, कोर्जन है या प्रोमिस है, वहाँ पे अगर कोई कन्फेशन करता है तो वो इरेलीवेंट होगा, नंबर 1, ठीक है। सेकंड, वो किसका इंड्यूसमेंट होगा या किसका थ्रेट होगा, यहाँ पर्सन इन अथॉरिटी एंड सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू गिव एक्यूज्ड पर्सन ग्राउंड which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of temporal nature in reference to the proceeding against him. सही है। नेक्स्ट है, provided that if the confession is made after the impression caused by any such inducement threat. अब ये जो है प्रोवाइजो बना दिया, पहले सेक्शन 28 था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 और 28 ऐसे याद रखते थे। प्रोवाइजो में क्या लिखा है, इफ़ द कन्फेशन इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन कोज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और पर्सन इन द ओपिनियन हैज़ बीन फुली रिमूव्ड। मतलब जैसे ही वो कन्फेशन, मतलब ये सारी कोर्जन, थ्रेट, प्रोमिस या इंड्यूसमेंट सब कुछ ख़त्म हुआ, उसके बाद भी मैं सेम स्टेटमेंट बोल रही हूँ तो वो रेलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। सेक्शन 28 था, अब सेक्शन 22 है। नेक्स्ट है अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पहले तो आप 2 कम कर रहे थे कि पहले जो 8 था वो 6 हो गया है ना, 7 9 था जो 7 हो गया, ऐसे। अब क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं तो स्टेट और भी सेक्शंस की नंबरिंग में चेंज आता रहेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट इट डज नॉट बिकम इररिलेवेंट मेयरली बिकॉज इट वॉज मेड अंडर द, इतना याद रखना है, अगर वो अदरवाइज रेलिवेंट है, ये नहीं है कि भाई तूने मुझे प्रॉमिस किया था और या इंड्यूस किया था या थ्रेट किया था तब तो वो इररिलेवेंट था, पर वो अदरवाइज भी रेलिवेंट है कि वो उसके अदर सबूत मिल गए हैं कोर्ट को, ठीक है, तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन, आज ही मैंने क्वेश्चन लिखा है तो आप एक बार देख लेना, वो क्वेश्चन भी शॉर्ट्स में मिल जाएगा आपको। सेक्शन 23(1) क्या बोल रहा है, नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। सिंपल सी बात है, एक पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ भी बोल दो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कन्फेशन के केस में बोल रही हूँ मैं। पर अगर आप मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में कोई बात बोल रहे हो पुलिस ऑफिसर को या कन्फेशन बोल रहे हो तो वो रेलेवेंट हो जाएगी। अब इमीडिएट प्रेजेंस बोला हुआ है उन्होंने, ये नहीं है कि अच्छा पहली चीज़ तो क्या पुलिस की जो कस्टडी है वो सिर्फ ये है कि आपको जेल में बंद कर रखा है वही है, नहीं, जहाँ तक भी पुलिस का सर्वेलेंस रहेगा ना आपके ऊपर, जहाँ पुलिस की निगरानी में आप हो, वो कस्टडी ही मानी गई है एज पर द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर टू इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, सिंपल है कि पुलिस को मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, मैंने कहा कि मैंने ना मर्डर करके चाकू जो है घर के पीछे एक पेड़ है उसके अंदर मतलब गड्ढा खोद के वहाँ छुपा रखा है। पुलिस ने वहाँ गई, देखा और वो चाकू से मिल गया, लेकर आ गई। अब वहाँ से क्या हुई, डिस्कवरी हुई उस फैक्ट की, इसने कोई बात बोली, कन्फेशन दिया या स्टेटमेंट दी, उससे कोई डिस्कवरी हुई तो ये रेलेवेंट हो जाएगी, भले ही तुम ये कह दो कि पुलिस के सामने दी है मैंने ये स्टेटमेंट। यूँ तुम पुलिस के सामने बोल दो मैंने मर्डर किया है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन तुमने अगर बोला मैंने मर्डर किया है और वो जो चाकू है मैंने वहाँ छुपा दिया है फलानी जगह और वो डिस्कवर भी हो गया पुलिस को, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट है सेक्शन 24, कंसिडरेशन ऑफ